नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी हैं। और उन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल। आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपके शो में आने के लिए। और कुछ चर्चाएं और वार्तालाप होगा जिससे हम एक जो आज के हमारे जो मुद्दे हैं जो हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। जी सर। सर, मैं सबसे पहले आपसे मालदीव से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। आई एम श्योर मालदीव से रिलेटेड बहुत एक हॉट टॉपिक पिछले 10-12 दिनों में रहा है। और उस दौरान कई सारी डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से भी रही, मालदीव की तरफ से भी रही। और अगर हम मालदीव की नई गवर्नमेंट को भी देखें तो उन्होंने पूरा एक इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, और एक इंडिया हेटरेट गवर्नमेंट अगर हम इसे कहें, या प्रो चाइना गवर्नमेंट अगर हम इसे कहें, तो वो अभी इस वक्त वहाँ पर है। और उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों ये अल्टीमेटम भी दिया था इंडिया को कि मार्च एंड तक जो इंडियन फोर्सेस वहाँ पर हैं उन्हें वहाँ से हटा लिया जाए। तो मेरा आपसे इस बारे में ये पूछना है, मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जानना चाहूँगा कि जो इंडियन ओशन है, उस इंडियन ओशन में मालदीव जो है वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसिडरिंग चाइना भी अपनी प्रेजेंस वहां पर रखना चाहता है। सबसे पहले ये चीज आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि खास तौर पे जो आने वाली लड़ाइयाँ हैं वो जरूरी नहीं कि जमीन के ऊपर लड़ी जाए। वो बाय सी, बाय ओशन लड़ी जाएंगी। और उसकी ओके। तैयारी हमारे एडवर्सरीज कर रहे हैं। आपने देखा कि इंडिया क्वाड का भी हिस्सा बना है। और जी इंडो जी। पैसिफिक में जो चाइनीज थ्रेट है, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिलीपाइंस के लिए, ऐसे साउथ कोरिया के लिए। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैरीटाइम वॉरफेयर है जो आने वाले वक्त में बहुत ही डिसाइसिव होने वाला है। दूसरी चीज के मालदीव्स एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, क्योंकि वो एक तो इंडियन ओशन रीजन में है और दूसरा इंडिया के बहुत पास है। जी तो अगर वहां पे चाइनीज अपना बेस बना लेते हैं या कोई ऐसी फैसिलिटी सर्वेलेंस की या सैटेलाइट की या कोई ऐसी और फैसिलिटी वहां पे लगा देते हैं, तो वो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, उस जोन के ऊपर वो पूरी हमारी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख सकते हैं। दूसरा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, हम आज इंडियन ओशन रीजन में हमारा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि लक्षद्वीप और कार निकोबार आइलैंड्स आपने देखे और जी अंडमान एक साइड में। जी। तो वहां पे हम अपनी नेवल फोर्स और अपने फोर्स लेवल को डेवलप कर रहे हैं। राइट। और और अगर आप आगे चले जाते हैं तो आपके पास मलाक्का स्ट्रेट्स आ जाता है। और चाइना का 70% ट्रेड मलक्का स्टेट्स के थ्रू चलता है। हम्म। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट करके सरांग फोर्ट जो है, और वो डायरेक्टली मलक्का स्टेट्स के बहुत पास है। वहां पे इंडिया ने ऑलरेडी वहां पे पोर्ट में अपना बेस एक अपना बना रखा है विद द हेल्प ऑफ जकार्ता। तो वो एक चाइनीज को भी हम वहां पे मलक्का स्टेट्स में थ्रेटन कर सकते हैं। तो ओके। इसीलिए यहाँ पे मालदीव्स में इंडियन फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। और ये मैं मानता हूं कि ये मौजूद जो अभी आए हैं एक बहुत ही
इरैशनल उसको डिसीजन लिया है। और इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि इंडिया इतने पास है मालदीव्स के कि अगर मालदीव्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा इंडिया होगा, बिकॉज चाइना बहुत दूर है। चाइना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा उस टाइम फ्रेम में। और डीगो गार्सिया भी एक आइलैंड है, और अगर आप आगे चले जाए मालदीव्स के, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का बेस है, तो यूनाइटेड स्टेट्स भी चाइना से पहले रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये एक बहुत फुलिश डिसीजन है। दूसरा, हमारी कोई वहां फौज नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि हम आपके, हमारे वहां पे मुश्किल से 70 से 80 इसको नेवल के ऑफिसर्स और मैन है, एयरक्राफ्ट है, एक आधा एयरक्राफ्ट है वहां पे। बेसिकली वो इसलिए है कि हम एक उनको सपोर्ट सिस्टम दे रहे। अगर बिकॉज मालदीव्स इज प्रोन टू सुनामी टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो हुई थी, आप जानते हैं कि इंडिया ने उनकी कितनी हेल्प की थी। और बीच में उनको वैक्सीन्स भी हमने दिए थे जब ये कोविड आया था। और इसको वाटर भी, इसको ड्रिंकिंग वाटर, इस टाइप के हमारे वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये मालदीव्स, आई थिंक 3 इनके मिनिस्टर्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में फालतू बातें की थी, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और एक चाइनीज शिप अभी हम सुनने में आया है कि वो मालदीव्स पहुंच चुकी है। श्रीलंका में उसने कोशिश करी थी शिप में जाने की, इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था। श्रीलंका ने चाइना को बोला था कि आप अपनी शिप को यहाँ पे मत लाइए। तो आज वो मालदीव में पहुंच चुकी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इस डिसीजन को इमोशनल नहीं लेने के लिए। हम बोल रहे हैं कि हम अपना कट ऑफ कर देंगे, अपना टूरिज्म कम कर देंगे। ऑलरेडी 18% टूरिज्म मालदीव में इंडिया से ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुका है। तो बेसिकली हमको ये अंडरस्टैंड करना है दैट दिस इज अ शॉर्ट टर्म सेटबैक। इस शॉर्ट टर्म के सेटबैक से वी शुड नॉट रिएक्ट इमोशनली, फर्स्ट। सेकेंड इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां के लोग जो है बेसिकली इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के वो शिकार हैं आज। और वो इंडिया को परसीव करते हैं कि इंडिया एक हिंदू नेशन है। तो इसीलिए अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में मौजू ने वोट्स जीते थे। और उसके पास जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां की, जो रूलिंग है पार्टी, माले डेवलपमेंट पार्टी, वो जो उसके पास आउट ऑफ 87 सीट्स उसके पास आज 56 सीट्स है। तो इसीलिए वो इलेक्शन अपना जीते। और दूसरा, इस मौजू ने जब चाइना का विजिट किया, सबसे पहले वहां पे पहुंचा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसेगा। जितने अफ्रीकन नेशंस हैं वो उधर है। दूसरा, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट ये लग रहा है कि वो चाइना के पेरोल पे है। चाइना से उसको कोई फाइनेंशियल पर्सनल उसको मदद उसको मिल रही है। और पहले भी हमने देखा है कि इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, उनका पास रिकॉर्ड है, वो चाइना से अपनी उनके पेरोल पे रहते हैं। और वो बार बार प्रो चाइना सेंटिमेंट्स मालदीव में लेके आते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेके आते हैं। तो ये एक गेम चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो आपको याद होगा कि हमने एक ऑपरेशन सागर भी किया था, वहां पे हम उधर भी गए थे। तो ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है मालदीवियंस को कि इंडिया ने उनकी कब कब मदद करी और कैसे कैसे मदद करी। अनफॉर्चुनेटली उनके पार्लियामेंट में जो भी इंडिया ने उनकी मदद करी वो कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। तो एक हमको इंफॉर्मेशन कैंपेन अभी ऐसे हमको चलाना चाहिए
दूसरा जो हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए, सर्जरीज के लिए पूरे मालदीव्स के लोग इंडिया आते हैं। राइट। बिकॉज इंडिया में सर्जरी इज वेरी वेरी गुड. We have the best of hospitals, best of doctors, and they are the cheapest in the world. राइट। तो और अभी मालदीव श्रीलंका से पूछ रहे हैं कि हम अपने मेडिकल के लिए, आप मुझे एक चीज बताइए, श्रीलंका में है क्या उनको देने के लिए? ना तो ढंग के डॉक्टर्स हैं, और जो भी ट्रीटमेंट है वो एक्सपेंसिव होगा इन लोगों के लिए। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक स्ट्रैटेजी हमको लगानी चाहिए। अभी हमको हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनको एक मालदीव्स को ऐसे पिंच करना चाहिए उनकी गवर्नमेंट को कि उनको एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो वहां पे, और दूसरा पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमको ऐसे स्टेटमेंट्स इंडिया से नहीं निकालने चाहिए जो मालदीव्स के लोग हमसे और दूर हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी हुई है, आई थिंक 17 मार्च को मौजू के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अभी ऑर्डर हुई हैं। हाँ, और एग्जैक्टली। हो सकता है कि मौजू को रिमूव कर दिया जाए, बट ओके। अभी भी आप जानते हैं कि वो बिक सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब इम्पीचमेंट होगा, इम्पीचमेंट के लिए इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इनको 58 एमपी चाहिए खाली, और 56 तो ऑलरेडी है इस पार्टी में, और बाकी एमपीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मुझे इसकी पॉसिबिलिटी, पर्सनली अगर मैं इसको एनालाइज करूं, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है कि वो इम्पीच होंगे, बिकॉज इनको खरीद लिया जाएगा। दूसरा, अगर इम्पीच भी हो जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देंगे, तो वो भी बिका हुआ है चाइना के साथ। तो फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमको कोई स्टेटमेंट्स हमको निकालनी नहीं चाहिए इंडिया से जो इस इम्पीचमेंट के टाइम पे यूज हो सके एक और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को क्रिएट करने के लिए। 17 मार्च तक हमको बिल्कुल कोई भी ऐसा कमेंट हमारे देश से मालदीव्स के लिए जाना नहीं चाहिए, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना एक उसको मैसेजिंग हमको उनको पॉजिटिव देनी चाहिए। आपको याद होगा कि मालदीव में हमने योगा प्रोग्राम अपना चलाया था, तो उसमें इन लोगों ने उसको एंटी इस्लामिक बोला था। हाँ कि जी। योगा इज एंटी इस्लामिक। एंटी इस्लामिक। तो मुझे बताइए कि ये जो किस टाइप का नैरेटिव है। तो ये जो नैरेटिव है, और एक लास्ट में हमारी प्रॉब्लम भारत की रही है, वी आर हाई ऑन प्रॉमिस एंड लो ऑन डिलीवरी। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम आपको इस तरह डेवलपमेंट कर लेंगे, बट जब एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, इसलिए हमने देखा है आज मालदीव में चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। चाइना के ज्यादा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं, बट चाइना के उसका फोकस उधर ज्यादा है। और चाइना के पास पैसा है देने के लिए, बिकॉज वो एक छोटा सा आइलैंड है, अगर वो उसको खरीद भी लेंगे या उसको डेट ट्रैप में भी डाल देंगे, तो उसके बाद चाइना की हुकूमत चलेगी वहां पे, तो वो हमारे लिए सबसे डेंजरस रहेगा। So I would like to sum up in this entire sort of a discussion on Maldives that let's wait till 17 March. Let's not make any anti-Maldivian statements from India. हमारी जो लीडरशिप है बहुत ही मैच्योर है, और इस मैच्योरिटी के साथ हमको आगे बढ़ना है। राइट। एंड सर, आई थिंक मैं आपकी बात से एग्री करूंगा यहाँ पर। और हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने ऐसा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इशू नहीं किया है जो कि इन सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा हर्ट करे या और ज़्यादा एस्केलेट करे। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर सर। इन
इन कंटिन्यूशन टू मालदीव जो हम लोगों ने बात करी, एक और टेंशन हम लोगों ने अभी रिसेंटली हमारे नेबरहुड में देखा, वो था पाकिस्तान और ईरान के बीच का। ईरान ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट पाकिस्तान में स्ट्राइक करी, फिर नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच में कुछ बातचीत हुई, मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखा। फिर उसके बाद 2-3 दिन पहले वापस ईरान में 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, या फिर ये एस्केलेट होगा फर्दर, या फिर इसके पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं यूएस इन्वॉल्व है, या फिर इंडिया, या फिर कोई और कंट्री? क्योंकि कहाँ ये भी गया था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उस समय ईरान विजिट पर थे, और उनके डिस्कशन के थ्रू फिर ईरान ने स्ट्राइक करी। बट मेरा मानना है कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं चलती कि कोई दूसरा फॉरेन मिनिस्टर आ जाए और वो बोल दे कि आप स्ट्राइक कर दो तो स्ट्राइक हो जाती है, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? इट इज अ कोइंसिडेंस के वहां पे हमारा फॉरेन मिनिस्टर था और ये चीज हो गई है। आई मीन दीज टू इंसिडेंट्स आर नॉट रिलेटेड। आपने राइट। सही एक्चुअली बोला कि एक फॉरेन पॉलिसी एक अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होती है। जो आपका जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो नेशनल पावर, फिर आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन आप लेते हो। तो आपको एक चीज देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सी, अब भी हम ईरान की बात करते हैं, हमको अफगानिस्तान की भी बात करेंगे इसके साथ साथ, बिकॉज दोनों मुद्दे लिंक्ड है एक दूसरे से। और वो बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनवा, ये जो पूरी जो बेल्ट है जहां पे बॉर्डर जी। है, अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है और ईरान के साथ भी बॉर्डर है। और आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, मुस्लिम्स में शिया और सुन्नीस के बीच में भी प्रॉब्लम रहती है। तो जी। ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जैश का, ये एक बेसिकली सुन्नी ग्रुप है। जी। और ईरान में शिया पॉपुलेशन है। इस ग्रुप का लिंक है सऊदी अरेबिया के साथ। ओके। और सऊदी अरेबिया, ये सारे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, आपको मीडिया में नहीं मिलेगा ये चीजें, बट सऊदी अरेबिया भी अपने इंटरनल डायनेमिक्स के साथ ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ओके। दूसरा, इस ग्रुप का डायरेक्ट लिंकेज है इस्लामिक स्टेट के साथ, आईएसएस के साथ। और आप जानते हैं कि जो ये अटैक हुआ था 1 महीना पहले, जिसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 90 एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ाया था, जिसमें 90 कैजुअलिटीज हुई थी ईरान में। वो राइट। इस्लामिक स्टेट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये लिंकेजेस है। दूसरा, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती, और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं वहां पे, चाहे वो जैश हो, चाहे वो आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, और चाहे वो आपका आईएसएस खुरासन हो, ये 3 मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जहां पे इनके कैंप्स हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के, मैं आपको बता के चलूं कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर 100 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं, हाँ। और 200 से 250 उनके सोल्जर हलाक हुए हैं। राइट। तो टीटीपी ने आप, वो अटैक किए हैं उनके ऊपर। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की वल्नरेबिलिटी क्या है। दूसरा है कि ये पूरा जो बॉर्डर है ये फेंस नहीं है। राइट, ओपन बॉर्डर है। हाँ, तो आपकी जो डुरैंड लाइन है जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको फेंसिंग करने के लिए अराउंड 60% उसको फेंस ऑलरेडी कर दिया गया है। बट अफगानिस्तान ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया। तीसरा है जो आपकी एथनिसिटी है।
जो आपके लोग यहाँ रहते हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो सेम एथनिसिटी के लोग अफगानिस्तान में भी रहते हैं। राइट। तो अभी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है जिसका नाम है पख्तूनिस्तान। और इसीलिए अफगानिस्तान नहीं चाहता इस बॉर्डर को फेंस करना, बिकॉज इन टाइम्स टू कम आप देखेंगे कि दिस सदर्न पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान may actually merge with Baluchistan into a new state called Pakhtunistan। और इसके ओके। ऊपर काफी रिसर्च हो रही है और इस पे काफी एक्चुअली चर्चा हो रही है। ओके। दूसरा जो डेवलपमेंट है बलूचिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली वो डेवलपमेंट हमको दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है। वहां पे कॉलेजेस नहीं है, वहां पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है ढंग के। जिस हिसाब से पाकिस्तान के बाकी एरियाज हैं, आपने लाहौर देख लिया, सिंध देख लिया, कराची देख लिया, इस्लामाबाद देख लिया, उस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान में नहीं है। इट्स अ निगलेक्टेड एरिया। और अगर आप किसी एरिया को निगलेक्ट करोगे, बेसिक फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी, और फिर ऊपर से इकोनॉमी अगर आपकी इतनी बुरी चल रही है और वहां पे गुर्बत है, वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है, तो देखोगे फिर ये अपराइजिंग्स, ये जो इंसर्जेंसी हम जिसको बोलते हैं, ये इंसर्जेंसीज का जन्म होता है। और ये चीज हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखी है। हमारे भारत में भी ऐसी चीजें हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट को अगर आपने उसको निगलेक्ट किया, इतनी गवर्नमेंट थी पहले, उसको नॉर्थ ईस्ट को उसको निगलेक्ट किया, तो आज हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने रियलाइज किया कि नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट, आप राइट। जानते हैं असम एग्जैक्टली। में कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, और वो बहुत कुछ वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वहां पे नॉर्थ राइट, ईस्ट में। जो तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हाँ, उसके राइट। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है, और ये जो टेररिस्ट कैंप्स है, ये अटैक पाकिस्तान ने ईरान पे नहीं किया है। ये अटैक एक टेररिस्ट ग्रुप ने ईरान के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको मारा है। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने इन टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है, राइट। जैसे हमने बालाकोट में बालाकोट में किया था। हमने टारगेट किया था। अब ये पाकिस्तान को गवारा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी पे हुआ है ये बॉम्बिंग, तो वो अपना सॉवरेनिटी उन लोगों ने अपने ईरानियन एम्बेसडर को वापस नहीं आने दिया, भेज दिया कि भाई वी आर कटिंग ऑफ। पर आपने देखा होगा 48 आवर्स में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। राइट। तो इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। चाइना ने उसको ईरान और पाकिस्तान को बोला, क्योंकि चाइना का जो सी पैक है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। और अगर बॉर्डर में इंस्टेबिलिटी होगी, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होगी, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम होगी, तो ग्वादर में जो जो है पूरा जो एरिया है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, ये वॉलेटाइल हो जाता है। राइट। तो चाइना नहीं चाहता, बिकॉज चाइना ने काफी इन्वेस्ट किया है इस एरिया में और अभी भी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो वो नहीं चाहता कि इन दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम है। इसीलिए आपने देखा होगा 48 आवर्स में हाथ मिला लिया एक दूसरे से। राइट। और राइट। अभी एक दे आर वर्किंग ऑन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाँ। दैट नो टेररिस्ट कैंप्स विल ऑपरेट फ्रॉम दिस साइड, एंड जो है और कोई हमला नहीं होगा। तो देखते हैं राइट। और ये। इसी रिगार्डिंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में विजिट किया था यस, उन्होंने अभी यस। लास्ट वीक। हाँ, तो सिचुएशन अभी मैं मानता हूँ एस्केलेट नहीं हुई है, इसको ओके। नॉर्मलाइज की तरफ। और स्पेशली अभी हम इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं 8 फरवरी का, जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं नई गवर्नमेंट अपने रिलेशंस अपना कैसे बनाती राइट। गुड सर, आपने बहुत एक अच्छे से डिटेल एनालिसिस इसमें बताया, और कई आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जो मीडिया में ओपनली नहीं आती है या नहीं डिस्कस होती है। सो वो इंसाइट्स आपने शेयर करी, आपने बताई और इतने अच्छे से समझाई। सो रियली थैंक यू पूरे डिटेल एनालिसिस के लिए। है। सर मैं अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्पेक्ट से हम लोग मूव करते करते हैं हमारे इंडियन एस्पेक्ट की तरफ।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि पिछले 10 सालों में इंडियन आर्म फोर्सेस में अ, क्या ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं या कि इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत अच्छे से इमर्ज हुई है विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी? गुड क्वेश्चन राहुल, बिकॉज ये आपके व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि आज हम हमारी जो फौज है वो किस दिशा में जा रही है और हमारा फोकस क्या है। अभी एक टाइम पे हम ये मानते थे कि हमारा मेन एडवर्सरी पाकिस्तान है जी। और हम अपनी पूरी फौज को हमने पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा रखा था। जम्मू कश्मीर में था, राजस्थान में था, पंजाब में था, और ये जो सारे जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, गुजरात एक्सेट्रा, तो हमने रन ऑफ कच्छ एंड ऑल दोज एरिया, तो हमने अपनी फौज वहां पे डिप्लॉय की हुई थी। और हमने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को, वेस्टर्न बॉर्डर्स तो हमारे स्ट्रांग थे ही, राइट। हमने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को निग्लेक्ट किया था। और वहां पे इतना फोर्स लेवल नहीं था। और एक 17 कोर, मैं जब फौज में था 2018 सितंबर में मैं रिटायर हुआ हूँ। हम लोग 17 कोर को हमने 2014 में तकरीबन रेस कर दिया था। ओके। और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने 2014 से पहले ही रेस किया था, बट हमको उसके लिए बजट नहीं मिला कि हम उसको एक पूरी तरीके से उसको एक स्ट्रेंथ दे सके, एक मजबूती दे सके 17 कोर को। तो वो खाली नाम की कोर थी, बट उसमें कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं थी, उसमें कोई ऐसे ट्रुप्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं था, उसमें कोई आर्मर्ड फॉर्मेशन नहीं थी, आर्टिलरी की कमी थी। तो ये सारी चीजें फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये इसको डिस्कस हुई, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको बीफ अप ने हमने करना शुरू कर दिया। दूसरा, फौज ने लास्ट 10 इयर्स में जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स थे, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहाँ पे जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे रोड्स की जरूरत थी, कनेक्टिविटी की जरूरत थी, हेलीपैड्स की जरूरत थी, एयरफील्ड्स की जरूरत थी, टनल्स की जरूरत थी। ये सारी चीजें हमने निग्लेक्ट करी। तो राइट। अब हमने इसको रियलाइज किया कि चाइना इज आर मेन एडवर्सरी, इट्स नॉट पाकिस्तान। राइट। बिकॉज हम पाकिस्तान को तो मुकाबला हम कर सकेंगे, बट क्या हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे? 1962 का एग्जाम्पल हमारे सामने था। तो इसीलिए हमने इस गवर्नमेंट ने 22-23 में 3,500 करोड़ बॉर्डर रोड्स को दिया, 23-24 में 5,000 करोड़, और अब 6,900 करोड़। तो राइट। आप जान सकते हैं कि अभी राजनाथ सिंह वहां पे गए थे तो 90 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है एट द कॉस्ट ऑफ 2,900 करोड़। सो राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट 10 इयर्स का जो फोकस रहा है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्दर्न सेक्टर। हम्म। उस पे हमने बहुत अपना फोकस किया। दूसरा, जो हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसलिए अभी अपना फोकस नॉर्दर्न बॉर्डर पे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज वेस्टर्न बॉर्डर में ऑलरेडी हमारी फौजें वहां पे डिप्लॉयड हैं, और जो ऐसा कोई हमको कमी नहीं है वहां पर। नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हमने ये देखा कि हमारे पास मिसाइल्स की शॉर्टेज है, हमारे पास लाइट टैंक्स की शॉर्टेज है, हमारे पास अल्ट्रा लाइट होवाइजर्स की हमारे पास शॉर्टेज है। जो माउंटेन्स में एम्प्लॉयबिलिटी है, जिस टाइप का इक्विपमेंट हमको माउंटेन्स में चाहिए लड़ने के लिए, उस टाइप का इक्विपमेंट हमारी फौज के पास कम था। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट लास्ट 10 इयर्स में जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग हुई, ये हमने जितनी भी इस टाइप की कमियां थी कि हमको लाइट टैंक्स, अब
देखेंगे फौज में आज उसका RFI, वी वर एक्चुअली कंटिन्यूइंग दिस थिंग। तो जो इक्विपमेंट हमको चाहिए था, जैसे कि लाइट टैंक्स, अल्ट्रा लाइट हॉर्सेस हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिए, और जो हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स की कमी थी, तो हमने चिनूक इस वहां से लिए। और जो हमको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कमी थी, C-276 हमने ग्लोब मास्टर, ग्लोब मास्टर हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिए। और जो हमको हमारी जो असॉल्ट राइफल है, हमको अपने इंसास में जो हमारे पास असॉल्ट राइफल थी उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने सिग्योर राइफल्स ली, हमने टेबो राइफल्स ली इसराइल से। और फिर हमने प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन हमने इसराइल से लिया और हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया। और अब हमने इसको रियलाइज किया कि हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है मिलिट्री के, तो वी मस्ट चेंज दैट। सो वी स्टार्टेड अ मेक इन इंडिया कैंपेन एंड आत्मनिर्भरता कैंपेन। तो उसमें 2 डिफेंस कॉरिडोर्स आए, सबसे पहले तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से 74% तक ले गए। फिर हमने अपना एक्विजिशन प्रोसीजर को हमने आसान बनाया। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 आया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत वीक है। हमारे पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। हमने उनका जो है कॉर्पोरेटाइजेशन किया, और हमने उनको 7 डिफेंस PSUs में कन्वर्ट किया। और उससे हमने एक रियल टाइम एफिशिएंसी लाने की कोशिश की, क्वालिटी को इसको बेटर करने की बात की, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हमने की। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर को हम अंदर लेके आए। दिस हैज बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द लास्ट 10 years, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर को हमने निगलेक्ट किया था, आज आप टाटा एडवांस सिस्टम्स को देख लीजिए, आप इसको रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, आप भारत फोर्ज को देख लीजिए, आप L&T को देख लीजिए, ये सारे अभी सामने आए हैं। और इन सब में एक डिफेंस वर्टिकल बन चुका है। और वो, और आज मैं एक सेमिनार में था जिसके बारे में ये बात हो रही थी अबाउट डिफेंस टेक्नोलॉजी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हैपेंड इज दैट जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जो सारे वर्ल्ड की आर्मीज यूज कर रही हैं, अभी वो टेक्नोलॉजी भारत को भी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, तो एंड मशीन लर्निंग। तो ये इस टाइप की मैंने आपको 5-6 अभी टेक्नोलॉजीज बताई हैं जो अभी फौज में असिमुलेशन हो रही है। और साइबर सिक्योरिटी की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम हुआ, एक डिफेंस साइबर एजेंसी बनी। और फिर उसको हमने कमांड लेवल पर ऑपरेशनल साइबर एजेंसीज का अभी हमने गठन किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने भी अनाउंस किया है कि ये कमांड लेवल पे बनेगा, और जो है 4 इनके वर्टिकल्स बनेंगे। तो अभी जो आने वाला वॉरफेयर है, ड्रोन्स वॉरफेयर की मैं बात करता हूं, तो आज आप देख रहे हैं कि लद्दाख के एरियाज में हमने ड्रोन्स एम्प्लॉय किए लॉजिस्टिक्स के लिए भी। राइट, they can carry a payload of almost up to 300 to 400 kgs। तो चीज को लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम जिस चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट में, हमने उस चीज के ऊपर एक्चुअली फोकस किया है। और जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पे हमने उनमें हैबिटेट, हमारे जवानों के लिए उनको एक बेटर हैबिटेट देने के लिए एक पप टेंट करके, पप टेंट इट्स कॉल्ड, जो हमारे पास टेंट आर्टिक होता था पहले, हमने उसको रिप्लेस किया पप टेंट से। ये एक्चुअली सोलर हीटेड टेंट होता है, और इसमें -30 डिग्रीज, -20 डिग्रीज जब आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जवानों को, बिकॉज पहले हमारी डिप्लॉयमेंट इस बॉर्डर पे 24/7 नहीं होती थी। राइट, विंटर्स में हम लोग पीछे आ जाते रेयर थे। एरियाज में आ जाते थे। राइट,
बट अभी बिकॉज ऑफ द चाइनीज थ्रेट वी हैव टू स्टे देयर। तो वहां पे रहने के लिए फिर हमको ये चीजें अपनी करनी पड़ी। पब टेंट आ गया जिसमें ट्रूप्स आराम से अपना रह सकते हैं, और वो मैन पैक भी है, तो उसको उठा के भी आप अपने शोल्डर पे लेके जा सकते हैं। 2-3 लोग उसमें रह सकते हैं रात को। अगर आपने कहीं हॉल्ट करना है तो आपकी पेट्रोलिंग चल रही है तो आप अपने पब टेंट्स लेके चलिए और फिर आप उसको हॉल्ट कीजिए। तो ये इस टाइप की जो डेवलपमेंट्स है, आपने ब्रह्मोस देख लिया कि एक ब्रह्मोस हमने अभी डेवलप किया है, 290 किलोमीटर उसकी रेंज है, और अभी इसको हमने एक्सटेंडेड रेंज में 500 किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं। आपने हमारी पृथ्वी एक्चुअली मिसाइल्स वो हमने अभी, हमारे पास रेजिमेंट्स आ गए हैं, हमारे पास ब्रह्मोस रेजिमेंट से आज हमारे पास पृथ्वी मिसाइल रेजिमेंट्स है। एक रॉकेट फोर्स की तैयारी हो रही है फौज में अभी, बिकॉज चाइना के पास रॉकेट फोर्स है, तो उसको मैच करने के लिए हमको भी एक रॉकेट फोर्स चाहिए। बिकॉज आने वाले का वॉरफेयर जो डॉक्ट्रिन्स है वो एक्चुअली बदल चुकी है। बिकॉज एक ग्रे जोन वॉरफेयर की बात आपने सुनी होगी, तो उसमें ग्रे जोन वॉरफेयर में लड़ाई से पहले ही आपके जितने कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको जैम कर दिया जाए। एग्जैक्टली चाइना के पास कैपेबिलिटी है। तो अभी जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी साइबर मेजर्स लाने के लिए हमने एक NTRO करके हमारी एक एजेंसी आई है। कारगिल कमेटी रिपोर्ट के बाद जो के सुब्रमण्यम रिपोर्ट है, हमने उसके बाद ये जो बदलाव लाए हैं, और हमारी एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी आ गई कि जो हमारा इंटेलिजेंस एक हमारा वीक एरिया था, और हमारी जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हमने उनको इम्प्रूव किया है, जो स्पेशली माउंटेन एरियाज में है। तो और आपने ये राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा कि 36 हमारे पास आ चुके हैं जी। और अभी 26 का हमने ऑर्डर प्लेस किया है इस मैरीटाइम वर्जन का। और अभी नेवी के लिए। हाँ बिल्कुल। और अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे तो हम स्कॉर्पियन सबमरीन डील भी उनके साथ हम कर रहे हैं। और MQ-9 भी जो ड्रोन्स हैं, अभी जो 31 ड्रोन्स हैं जो $4 बिलियन के हम इसको यूनाइटेड स्टेट से ले रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्सी थी अभी न्यूज में कि अमेरिका ने वो डील कैंसिल कर दी, पर वो सब फेक न्यूज थी। तो ये इस प्रकार से हम चाइना का मुकाबला कर रहे हैं। और आज आपने रेड सी में भी देखा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमने अपनी 10 वॉरशिप्स वहां पे अपने भेजी हैं, और काफी अटेम्प्ट्स हमारी इंडियन नेवी ने थ्वाट किए हैं। वो जब पायरेट्स कोशिश कर रहे थे सिविल और मर्चेंट शिप्स को कैप्चर करने के लिए, तो हमारी इंडियन नेवी टाइम पे पहुंच गई थी वहां पे। एग्जैक्टली रिसेंटली पिछले 15 दिनों में ये 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। Yes, and we have successfully thwarted all those attempts. So, in a nutshell, because this is a very, very long topic, we can carry on till the cows come home. But मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि फौज की जो जो आपने जिन एरियाज में मैंने आपको बताया, साइबर, स्पेस और टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ वेपन प्लेटफॉर्म्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर नाउ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो ऑल दीज आर फ्यूचरिस्टिक। और आज आपने डिफेंस बजट में भी देखा कि दो इट वाज एन इंटरिम बजट, बट there has been an increase of almost 6 to 7%. 6 to 7% increase over the previous budget. तो all this government is concerned, और वो फौज को सपोर्ट कर रही है, और उसको फौज को और मजबूत करने की कोशिश करिए। बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, एंड द व्यूअर्स मस्ट नो कि द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, हम जिस चीज को बोलते हैं CNP, it's a function of your military, it is a function of your economy, and it is a function of your diplomacy. Absolutely. अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, only then your military can become strong, because पैसा कहां से आए?
बजट कहाँ से आएगा? सो आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आई we are very poor in our manufacturing sector, which only contributes 15% to the GDP. So this 15% has to be brought up to 25%. Right. So all these are important aspects to discuss, and all our young students of geopolitics, or who are also studying other sort of subjects, उनको ये understand actually करना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर भारत ओवरनाइट नहीं होता है, it takes decades. तो अगर आप Absolutely. सोचते हो कि ये कोई अलादीन का चिराग है, उसको आपने उसको दबाया और आपके सामने होंगे, वो नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। और आत्मनिर्भरता का ये मतलब नहीं है कि 100% विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इवन इफ यू आर एबल टू मैन्युफैक्चर 50% ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, यू हैव वन द बैटल। तो Absolutely. आपको, बिकॉज एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Right. रशिया इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ऐसी बात नहीं है। दो रशिया में ऑलमोस्ट 70 to 75% आत्मनिर्भरता है। हम उस लेवल तक शायद हमको 2 या 3 डिकेड लगेंगे, बट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट डिकेड आई एक्चुअली विजुअलाइज एटलीस्ट 50% इंटरनाइजेशन का जो टारगेट है, हम उसको मीट कर पाए। एब्सोल्यूट सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और शायद गवर्नमेंट के स्टेप्स भी इसी डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं। सो सर, आज हम डिस्कशन को यहीं पे पॉज करते हैं, और इन फ्यूचर भी आपसे समय लेके ज़रूर इन चीज़ों पे और डिस्कस करेंगे। आपसे बात करके, आपके एनालिसिस को सुन के, और आपके सारे डिटेलिंग, जितनी डिटेलिंग में आपने बताया, आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी होगी जो उन्हें पहले नहीं पता थी। सो रियली थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल, इट वाज अ प्लेजर आपके शो में आना, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू एंड सर। यू कीप ऑन स्प्रेडिंग दिस मैसेज एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे देश के बारे में। और ये जितना भाई सोशल मीडिया है, आई थिंक वी शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग व्हिच कम्स इन द सोशल मीडिया। और जो हम ऑथेंटिक चीजें ही अपने व्यूअर्स के सामने रखनी चाहिए, जो एक्चुअली सच्चाई है। और एब्सोल्युटली। हमारे देश की ये सच्चाई है कि हमारा देश आगे एक विकसित भारत है, और वो आगे, और हमारे रिपब्लिक डे में भी यही हमारा यू मोटो था कि विकसित भारत एंड यू मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और हमको अपने देश को इसी प्रकार से आगे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू हिंद। सर। थैंक यू सर।